दर्शकों नमस्कार। पंचायत के आज के अंक में हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर संतोष अवधिया जी। जानेंगे इनसे इनके जीवन के बारे में और इनके कार्यशैली के बारे में। संतोष भैया, स्वागत है आपका हमारे पंचायत कार्यक्रम में। जी सरेन जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। संतोष भाई, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो देश की जानी मानी और सबसे बड़ी संस्था है, तो आपकी दैनिक दिनचर्या क्या रहती है और संस्था के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। शरण जी, आपका इशारा शायद विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर की ओर है, जिसका मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। तो शरण जी, जो हमारी दिनचर्या के बारे में आपने जानना चाहा है, मेरी दिनचर्या जो सारे कार्यों को दिन भर में एक सही ढंग से करने के दृष्टिकोण से सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में शुरू हो जाती है। उठने के साथ ही मैं सबसे पहले विचार करता हूँ कि दिन भर में हमें कितने काम आज करने पड़ेंगे जी। तत्पश्चात दैनिक क्रियाओं के पश्चात जो मैं शाखा लगभग प्रत्येक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो नियमित शाखाएं लगती हैं जगह जगह जी जी, उसमें एक अपनी शाखा में जाता हूँ। लगभग 1 से 1.25 घंटे वहाँ बिताने के पश्चात मैं घर आके थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ में, पिताजी के साथ में बातचीत करना नहीं भूलता। इसके पश्चात कुछ बैठकें वगैरह हुई तो उसको करने के लिए अपनी तैयारी करता हूँ। तत्पश्चात कोर्ट जाने के लिए कोशिश करता हूँ कि समय से कोर्ट पहुँच जाऊँ, क्योंकि एडवोकेट हूँ मैं। जी हाँ जी हाँ। और मेरा मूल पेशा एडवोकेट का ही है जी। अभी कुछ दिन पहले तक मैं गवर्नमेंट एडवोकेट था और रीवा जिले के दृष्टिकोण से जी हाँ। जो शासकीय एडवोकेट का प्रमुख पद होता है लोक अभियोजक का, उसका निर्वहन कर रहा था। और इस कारण से जिम्मेदारियों का भान होने के कारण से समय से कोर्ट पहुंचना और पर्याप्त समय तक रहना, ऐसी कोशिश करता हूं। यदि कोर्ट से भी समय मिल जाता है तो लंच बाद कुछ बैठकें वगैरह हुई या कहीं विशेष काम हुआ तो वहाँ भी चला जाता हूँ। शाम के समय घर पहुंचकर पिताजी के साथ कोशिश करता हूँ चाय पी लूँ। इसके पश्चात जो है कुछ सामाजिक कार्यों में और थोड़ी देर चैम्बर में बैठना और फिर बच्चों के साथ भी थोड़ी देर रहना, ऐसा कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ एक कुछ खेल घर में खेलने ऐसा करके, और यदि नहीं हो पाता तो थोड़ी देर बच्चों के साथ बातचीत करता हूँ। और रात में एक चीज़ ज़रूर करता हूँ कि सोने के पहले चाहे सांप सीढ़ी हो, चाहे लूडो हो, चाहे ऐसे छोटे छोटे खेल, एक खेल पत्नी के साथ खेलने की कोशिश। माने समाज के साथ साथ परिवार को पूरा समय देते हैं आप। हाँ शैलेंद्र भाई, देखिए क्या है कि मेरा ऐसा मानना है, आप समाज में या अपने व्यक्तिगत पेशे भी तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपका परिवार आपके साथ हो जी। और ये इस दिशा में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जी हाँ कि मेरे परिवार के हर सदस्य जो है मेरे कार्यों से खुश रहते हैं और भरपूर सहयोग करने के लिए जो यहाँ रीवा में हैं वो तो है ही है। जी हाँ। रीवा से बाहर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो सभी मुझे भरपूर सहयोग करते हैं। इसी कारण से रीवा में जो आप लोगों के साथ काम करते हुए आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं भी कुछ करता हूँ समाज में, जी हाँ, तो कर सकता हूँ, नहीं तो ये संभव कैसे होता, आप ही बताएं। अच्छा ये बताइए, जैसे संघ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग उसमें? सुबह जैसे जाते हैं अपने संघ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा माना जाता है कि विश्व में एक समाज सेवी व्यक्तित्वों का सबसे बड़ा संगठन है जी। संघ की आत्मा जो है शाखा है और शाखा में निर्माण किया हुआ व्यक्तित्व ही स्वयंसेवक होता है जी। और स्वयंसेवक, एक अच्छा स्वयंसेवक ही संघ की पहचान बन सकता है। संघ मूलतः है स्वयंसेवक निर्माण करने का ही काम करता है जी, जो शाखा से निर्माण होता है।
शाखा से निर्माण इस रूप में होता है कि व्यक्ति को अपना संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावी बनाने के लिए उसको बल बुद्धि विद्या चाहिए। तो वही बल चाहिए, जी, जी। बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञानवान हो, बलवान हो, जी, सक्षम हो, ऐसा ये तीनों चीजें शाखा में मिलती है। जैसे बल की आवश्यकता है तो प्रत्येक दिन शाखा में शारीरिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, पद संचलन और स्फूर्ति योग, संधि योग, ऐसा प्रत्येक दिन 20 मिनट लगभग इसमें 20 से 25 मिनट ध्यान दिया जाता है। जो नियमित कार्यक्रम है उसमें है अपने 5 मिनट की समता, 13 समंत्र सूर्य नमस्कार, और ये प्रत्येक दिन होते ही हैं। इसके अलावा संधि योग, स्फूर्ति योग से होते हैं, और ऐसा कहते हैं कि उसमें नियमित कार्यक्रम में समता, सूर्य नमस्कार और 15 प्रहार दंड के, दंडधारी स्वयंसेवक होना एक स्वयंसेवक की सही परिभाषा है। जी हाँ, उसको दंड सही ढंग से संचालन करना आना ही चाहिए जो है। तो ये, और इसके अलावा नैमित्तिक कार्यक्रम में है दंड युद्ध है, फिर इसके अलावा जो है ये संधि, वो इस ये अपने क्या कहते हैं जिसको अपन जूडो कराटे कहते हैं, नियुद्ध है, ऐसे और भी बहुत सारे पद विन्यास है, ऐसे सब कार्यक्रम भी हैं, और साथ में शारीरिक कार्य। इसके अलावा बौद्धिक के कार्यक्रम में, बौद्धिक कार्यक्रम में प्रत्येक दिन आपका कहानी है, गीत है, फिर इसके अलावा समाचार वाचन है, ऐसे बौद्धिक के कार्यक्रम है। और उसमें इन सब चीजों को करते हुए व्यक्ति के अंदर का निर्माण किसके लिए हो? राष्ट्रभक्त के लिए हो। जी। और तो जब ये सब कार्यक्रम करने के पश्चात अंत में जब स्वयंसेवक प्रार्थना करता है मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमि तुदर्थे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते, यानी हे वत्सल मातृभूमि, जो हमको, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, मैं तेरे लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए अग्रसर हो सकूं, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। जी। राष्ट्रभक्ति, वह धीरे धीरे यह राष्ट्रभक्ति की प्रार्थना करते करते उसको ध्यान में आता है कि हम इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और हमारे कार्यों से यह राष्ट्र परम वैभव के कोट में आ जाएगा। इसके लिए हमको प्रत्येक दिन अपने सभी कार्य करने हैं। ऐसा करके व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का निर्माण होता है, और यह स्वयंसेवक जब निर्माण हो जाता है, उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो समाज के जितने भी ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसमें दीनहीन वनहीन ऐसे व्यक्तित्वों को किसी प्रकार की आवश्यकता है, समाज में कोई संकट आता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी प्रकार का अन्य संकट हो, भूकंप हो, तो आपने देखा कि स्वयंसेवक सबसे आगे बढ़ के उसमें अपनी महती भूमिका निर्वहन करता है। ऐसे सभी काम, जब संकट है तो संकट, सापेक्षताएं हैं तो उसमें भी कौन अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। जैसे बहुत विकास हो गया, विकास में अब स्वच्छता की आवश्यकता है, विकास की स्थायित्व की आवश्यकता है, तो ऐसे कामों में भी निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के स्वयंसेवक ऐसे सभी अच्छे कार्य करने के लिए अवसर होता है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 40 संगठन जो है प्रत्येक दिन इस काम में संलग्न है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये तो हुई आपके संघ की और दैनिक दिनचर्या की बात। हाँ, आप शरण जी, एक चीज और आपने पूछा था उसका भी उत्तर। हाँ। जो आप हमारे संगठन की बात कर रहे थे, बड़े संगठन की, जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, अब तो उच्च शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा अपन कॉलेज को अभी नहीं टच किए हैं यहाँ पे, लेकिन जो अपने इंटर तक की ये विषय 12वीं तक का है, उसमें पूरे विश्व में सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती जो अखिल भारतीय संगठन है ये, हाँ, उसकी शाखाएं जो सरस्वती शिशु मंदिर चलती हैं, जिसके आप प्रदेश मैं जिसके प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं महासचिव भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। वो सबसे बड़े शैक्षिक संगठन के रूप में आज पहचान बनाया है, और उसमें जो है प्रत्येक दिन एक नौनिहाल छोटा सा बच्चा हमें प्राप्त होता है, जिसमें वो
किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता, हम उसको देवत्व स्वरूप में स्वीकार करते हैं जी। और उसको देवता के जैसे अच्छे गुणों से परिपूर्ण करके उसके अंदर की वो सारी क्षमताएं जिसमें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनने की क्षमताएं होती हैं निखर कर वह आता है, ऐसी सभी क्षमताओं का उसके संस्कार पक्ष से उसके लिखने पढ़ने सारे कार्यों को अच्छे से करा करके ऐसे आगे बढ़ाते हैं और वह आगे चल के भारत और देश का एक राष्ट्रभक्ति से हिंदुत्व निष्ठ ऐसा एक श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न होता है। अच्छा, ये तो जैसा आपने बताया बहुत बढ़िया है, और दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं तो संघ का उद्देश्य अलग है, लेकिन अब उसे राजनीति से जोड़ा जाता है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अलग बात हो गई। आप रेडियो से भी जुड़े रहे हैं और बतौर उद्घोषक, तो कुछ बहुत से लोग आपको सिर्फ वकील जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने उस अनुभव को शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। पहली चीज़ तो शरण भाई, जो आपने कहा कि संघ को राजनीति से जोड़ते हैं, ऐसा देखिए क्या होता है, इस समय की परिभाषा में जो जैसा देखना चाहते हैं जी जी वैसा हर कार्य में उस चीज को देखते हैं। जी संघ श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण करता है। जी हाँ, संघ उद्देश्य राजनीति नहीं करता, हाँ, लेकिन राजनीति में श्रेष्ठ व्यक्तित्व जाए, हाँ, इसकी कोशिश करता है, इसके लिए वो काम करता है। राजनीति भी शुद्ध होना चाहिए। राजनीति मतलब राजनीति राज करने की नीति कैसी होनी चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति का विकास सम्मिलित हो। अंत्योदय जिसको अपन कहते हैं, अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये महसूस करे कि प्रधानमंत्री उसका अपना है, बिल्कुल, मुख्यमंत्री उसका अपना है, हमारे वार्ड पार्षद उसका अपना है, ये महसूस करे। जी हाँ। और ये महसूस करे, उसके दबाव कारण नहीं, उसके कार्यों से, उसके प्रेम पूर्ण कार्यों के कारण से महसूस करे कि वह व्यक्ति है तो हमें कोई असुरक्षा नहीं है। बिल्कुल, ये राजनीति, यही उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, आपने हमारे उस कार्यों को याद कराया जो युवा होने के नाते लगभग ऐसा मानते हैं कि अनाउंसर है, कंपेयर है, ये सब युवा हमारे समाज के, जिनके अंदर रचनात्मक कार्यों करने की एक प्रवृत्ति होती है, एक अंदर की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उस दिशा में बढ़ते हैं। मैं कुछ लगभग 10 साल जो है ये अनाउंसर रहा हूँ जी, और रेडियो में भरपूर बोला हूँ। जी हाँ, पहले कंपेयर रहा युवाणी में जी, फिर अनाउंसर रहा। हम भी आपके सामने ही आप तो जानते ही हैं और ऐसी विधाओं से जो आप सब जानते हैं जी, जुड़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो अनुभव तो बाकी तो अनाउंसर के अनुभव साथियों के साथ बड़ा अच्छा अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन एक ऐसा अनुभव जिसमें ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, जिसके कारण से मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कुछ योग्यता है जी। एक हमारे साथी अनाउंसर थे, उनका थी ऐसा कहें, उनका विवाह जो है अहमदाबाद में हो गया जी जी। और आपको ध्यान में आया होगा कि 2003 के आसपास भूकंप, ऐसा भूकंप आया था भुज में, ऐसा अहमदाबाद की सड़कें भी फट गई थी। तो उस समय वो साथी कंपेयर अनाउंसर यहीं थी, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि आपको मालूम है कि अहमदाबाद में क्या हुआ? नहीं मालूम। तो उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा, फिर फ़ोन आया थोड़ी देर बाद, हाँ ऐसा हुआ, सब सुरक्षित है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ऐसा। तो एक ये व्यू था। फिर ऐसे ही एक अनाउंसर से बात करते हुए एक लाइन मैंने बोला था कि बहुत दिन से मिले नहीं, लेकिन हमारे बीच की दूरियां इतनी लंबी नहीं हुई हैं कि हम जो है अनजाने से बने रहे जी जी। ये 2 लाइन पकड़ करके मैंने एक कार्यक्रम आता था, आपको ध्यान है, हाँ, हम तुम्हारे लिए जी जी, उसकी मैंने पूरी कंपेयरिंग की और वह रिकॉर्डिंग होके बजता था पहले जी जी। तो हमारी एक वरिष्ठ अनाउंसर जिसको आप जानते हैं, आदरणीय तनुजा मित्रा जी, जिनका हर बिंदु पे मूल्यांकन बिल्कुल सटीक होता है जी, आवाज़ से लेके शब्दों के उच्चारण, कंपेयरिंग, आपकी जो स्क्रिप्ट है उसके एक एक शब्द वो देखती थी और सब जानती थी। उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और बड़े ही मुस्कुराए के उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट तो तुमने किसी से ली है क्या? मैंने कहा नहीं किसी से नहीं ली है, हाँ ली है, इसकी जो कहानी है वो इसी प्रांगण से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसको तुम जो है
इसको स्क्रिप्ट को उन्होंने जांचा और उन्होंने कहा कि इसको मैं स्क्रिप्ट को A+ देती हूँ, ग्रेड देते हैं या हाँ जी हाँ A+ दे रही हूँ जी। अब इसको तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि तुम इसको लाइव जो है करो। लाइव करो जी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइव करने के पश्चात पूरा कार्यक्रम उसी में अंतिम गीत जो मैंने बजाया था, जीना उसका जीना है जो औरों को को जीवन जीवन देता देता है, मधुबन खुशबू देता है, ऐसा करके। जी जी। तो उसको सुन करके उन्होंने हम उस दिन की प्रेजेंटेशन को A+ उसमें भी दिया क्या था बात। और साथ में जो एक वरिष्ठ अनाउंसर आदरणीय आशा पंडे जी, जी उन्होंने कहा कि ये इसमें पात्र कहाँ से तुम ढूंढे हो, इस कैंपस के पात्र को कौन सा पात्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्क्रिप्ट दे करके आदरणीय तनुजा मित्रा जी ने अनुभवी, A+ काफी दिया। अनुभव है उनको। फिर इसके बाद जो है आशा पंडे जी का एक अनुभव मजबूर हो गया कि वो पूछने को कि ये पात्र कहाँ से हाँ, ढूंढे हाँ। तुम, ये लाइनें कहाँ से ढूंढे तुम। तो इससे ऐसा लगता है कि हाँ अनाउंसर में कुछ हमारे अंदर भी मुझको प्रोत्साहन मिला कि हम भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलने का तो है हम सभी जानते हैं और दर्शकों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे सिटी नेटवर्क में संतोष जी पहले न्यूज रीडिंग किया करते थे। हाँ, यहाँ पे तो रीडिंग भी किया उस है। समय भी आपको देखा है। जी, अब जी। दर्शक जो हमारे पुराने होंगे उनको याद होगा, ये थोड़ा सा पुरानी यादों पे जोर डालेंगे। तो उस समय का अनुभव अपने सिटी केबल में कैसा रहता था, क्या था? अब तो काफी बदल गया है। हाँ शैलेंद्र भाई, उस समय जो है इसका एक क्रेज था। हम्म। क्रेज तो अभी भी है जी लेकिन जो लगभग इतने राष्ट्रीय स्तर के चैनल नहीं थे। जी हाँ। तो सिटी चैनल सुनने के लिए शाम को लोग हर काम छोड़ करके इसको देखा करते थे। आज भी देखते हैं, इसमें मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पहले बहुत इसका और कनेक्शन के लिए कई सिफारिश करवाते थे। हाँ हाँ ये भी कि लग जाए किसी तरह से। और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन की जो यहाँ से न्यूज रीडिंग होती थी उसका प्रभाव शासकीय अशासकीय संस्थानों में पड़ता था, बहुत पड़ता था, अभी भी ये पड़ता है। मैं अब तो बहुत चैनल हो गए हैं। वो चैनल चलेंगे लेकिन सिटी चैनल का आज भी उतना महत्व है। जी हाँ। लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा था। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस समय की जो न्यूज बनती थी उसको सुन करके कई चीजों की जो योजना भी वह समाज के अनुकूल बनती हमने देखी है। जी हाँ, मीडिया का असर होता है बहुत। अब इस तरह से ये जो पूरा संस्थान, ये जो चैनल चला था सिटी चैनल, उसके कई प्रभाव समाज में हमने देखे हैं। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि सिटी चैनल ने। अच्छा, आपका एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वो जब कोई विधायक की पार्टी चेंज की थी तो वो न्यूज वाला, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हाँ, ये जरूर आपने अच्छा ध्यान दिलाया जी। कि यही है कि बोलने का अंदाज कभी कभी लोगों के सर चढ़ के बोलने लगता है। जैसे आपने ये विविध भारती में किसमें वो एक गायक कलाकार आते हैं ना, उनका ये सवेरे रंगून वाला गीत जो मेरे पिया गए रंगून, और सहगल जी का है, उसको लोग सुनते हैं क्योंकि वो चढ़ गया है लोगों के दिमाग में। ऐसे ही एक छोटी सी घटना थी। घटना क्या, घटना तो बड़ी है और घटना के बारे में बताते हुए जो बात कही गई थी वह भी बड़ी हो गई। अपने देव तालाब के वर्तमान विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी उस समय भाजपा में कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे और जिस दिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण की उस दिन शाम को यह समाचार पढ़ने का मेरे ऊपर दायित्व था, आपके चैनल के माध्यम से। ये अपना चैनल था। हाँ हाँ। मैंने हमारे राजा जी राव थे, शायद उन्होंने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मुझे उसको पढ़ना था, मैंने पढ़ा। अंत में मैं अनुमति भी नहीं लिया था और मुझसे ऐसा निकल गया, मुझसे निकल गया और उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि आज से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गिरीश गौतम जो कल तक आज तक कहते थे लाल सलाम, वह अब बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। क्या ये जो इस तरह का जो बोला गया तो अनुमति के बिना बोला था। थोड़ा अंदर बाद में मुझे लगा भी कि पूछ लेना था,
लेकिन अब निकल गया तो निकल गया, और निकल गया हाँ। तो सबके सिर चढ़ के बोल गया। और उस समय इतनी एडिटिंग की सुविधा भी नहीं थी, हाँ, टेप वाला सिस्टम जी था। जी जी। तो ऐसा करके हाँ। ये एक डायलॉग रूप में ये निकल गया। और आज आप देख रहे हैं कि उस दिन से गिरीश गौतम जी जो जय श्री राम बोल रहे हैं, और आज भी बोल रहे हैं, जय श्री राम बोलते हुए जा रहे हैं। अब जय श्री राम बोलते ही वो लंबी दूरी तय करेंगे, ऐसा मुझे लगता अच्छा, है। अभी आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बात तो बहुत लंबी करेंगे, लेकिन आपने थिएटर से यानी रंगमंच से भी काफी आपने उसमें सहयोग किया और काफी समय तक सक्रिय रहे। उस अनुभव को भी हमारे दर्शकों से थोड़ा सा साझा करें। चंदन भाई, रंगमंच में भी मैं रंगमंच वगैरह वास्तव से नहीं जानता था पहले। रीवा आकर के ही कुछ मित्रों के सहयोग से, और साथी थे हमारे, एक टीम ही थी जिसको आप, जिनके बारे में आप जानते हैं, सतानंद दुबे हैं, हमारे परेश पारीक हैं, और ऐसे हनुमंत शर्मा हैं जी। ऐसे बड़े बड़े लोग थे। और रंगमंच से जुड़े हुए हमारे चंद्रशेखर तिवारी के बारे में आप जानते हैं, चंद्रशेखर पांडे, राजेश शुक्ला, इसके अलावा जो है वो सुमंत सिंह, और सबसे बड़े युवा के उस समय जो माने जाने वो थे कलाकार, उसमें एक प्रोफेसर राजीव त्रिवेदी जी हाँ। ठीक, उनके साथ ही हिरेंद्र सिंह जो प्रयास संस्था चलाते थे। इसके अलावा एक मुस्लिम बंधु अनवार सिद्दीकी, और एक ऐसे और एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। ये सब यहाँ बहुत ही अच्छा रंगमंच का एक वातावरण बनाए हुए थे। तो कॉलेज से ही यात्रा शुरू हुई जी। कॉलेज में अंधों का हाथी ऐसा हमने मंच किया, ऐसे फिर इसके बाद 2-3 कार्यक्रम ऐसे प्ले किए। अच्छा। फिर रेडियो में भी 2-3 प्ले किए ऐसा। अच्छा, वो आपने कोई एक रोल छोड़ा था अपने मित्र के लिए? हाँ, तो उसी में क्या है कि एक जो मेरा वास्तव से जो सही रंगमंच में व्यक्तित्व दिखाई दिया, एक छोटी सी घटना में ये समाहित हो गया है। एक प्ले था, उसमें एक पागल का रोल था, और सुमंत सिंह और राजेश शुक्ला, हिरेंद्र सिंह जी उसको प्ले करा रहे, डायरेक्टर की भूमिका में थे। जी जी। तो हमारा मित्र था सतन दुबे, वो उस रोल को करना चाहता था। यही आपके स्टेट बैंक है जो खन्ना चौराहे, खन्ना टाकीज जहाँ पर जी पहले टाकीज थी। वो टाकीज थी, उसके बगल में एक स्कूल है, विद्यालय, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो बार बार सतन दुबे से उस रोल को करा रहे थे, और पता नहीं कहाँ चूक हो जाती थी, मैं तो नहीं जानता था, मैं इतना जानकार था नहीं। देखिए, तो वो जो है उसको अंतिम नहीं कर रहे थे। फिर एक बार हिरेंद्र जी ने कहा कि क्यों सदा संतोष को कराते हैं इसको। वो बड़ा प्यारा बोलते हैं जो हिरेंद्र सिंह जी। तो और देवानंद से काफी प्रभावित है वो। उनके स्टाइल जो है। तो उन्होंने कहा कि क्यों संतोष से कराते हैं। उन्होंने सहमत दी, मैंने उसको किया, और पहली बार में मुझे ओके कर दिया गया जी। मैंने देखा कि सता जो है, सतानंद दुबे थोड़ा सा उदास है। फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है, वो तुम करना चाहते हो क्या? उसने कहा हाँ यार, तुम उसमें ओके हो गए। मैं तो फिर मैंने कहा नहीं तुम करो, मैं देखो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तुम कर लोगे। मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1-2 नाटक और मैंने किया। फिर मेरी दिशा जो है थोड़ा सा दिशा जो है बदल गई, और इस कारण से मैं फिर इधर आ गया। ऐसा करके रंगमंच का एक कुछ वर्षों का इतिहास है, जिसमें फिर बाकी तो रंगमंच करता रहा। तो करता ही। अच्छा, जैसे आप ये रंगमंच की हो गई बात, अब आते हैं आपके असली पेशे की ओर, यानी कि आप वकालत भी करते हैं, सरकारी वकील भी रहे हैं। तो सरकारी वकील का लाभ कौन व्यक्ति ले सकता है और उसको कैसे सहायता मिल सकती है? मैं वकालत में आज से लगभग 20 वर्ष पहले से जुड़ा हूँ जी। और इसमें 12 वर्ष मैं गवर्नमेंट एडवोकेट रहा जी। पहले एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, इसके पश्चात गवर्नमेंट एडवोकेट, यानी अतिरिक्त लोक अभियोजक, लोक अभियोजक। वास्तव से जिसके साथ भी अन्याय हुआ है जी, जिसके
जो पीड़ित वर्ग है वह सरकारी वकील का सहयोग ले सकता है। और पीड़ित वर्ग सहयोग ले या न ले, लेकिन सरकारी वकील का यह कर्तव्य है, गवर्नमेंट एडवोकेट का, कि पीड़ित वर्ग के पक्ष में आए हुए तथ्यों को देखकर उसको यदि लगता है कि वास्तविक से घटनाएं इस तरह घटित हुई हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष हमको नियुक्त नहीं करता, हमको मध्य प्रदेश शासन यानी शासन करता है, और शासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। तो उसके डॉक्यूमेंट देख करके लगता है कि ये वास्तविक घटना है, तो सरकारी वकील को पूरा ही अपनी जिम्मेदारी के साथ में वकालत इस रूप में करना चाहिए कि हर हालत में, चाहे उसे जितनी मेहनत करनी पड़े, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएं। अच्छा, मान लीजिए पीड़ित है और लेकिन अपराधी है वो, तो तब भी क्या सरकारी वकील उसकी मदद करेगा? मतलब ऐसा संभावना होती है? पीड़ित पक्ष जो क्रिमिनल केसेज हैं उसमें वह हो सकता है जो अपराधी नहीं है। नहीं, मान लीजिए कोई अपराधी है, लेकिन कोई अपराधी है और उसको जो है वह पीड़ित के रूप में उसके साथ कोई घटना घटी, तो गवर्नमेंट की ओर से सरकारी वकील उसका सहयोग करेगा। लेकिन पीड़ित पक्ष यदि इस रूप में है कि अपराधी है और वो यह कहता है कि मैं अपराधी के नाते मुझे कोई सुविधा दे दी जाए, तो फिर सरकारी वकील जिम्मेदारी नहीं है, फिर उसके लिए अलग एक व्यवस्था है। जो अपराधी हैं लेकिन उनकी सक्षमता, आर्थिक सक्षमता या कि सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए, या कि उसको किसी प्रकार से कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है और वह न एडवोकेट कर सकता है, ऐसी स्थिति में विधिक सहायता का एक प्रकोष्ठ ही पूरा बना हुआ है, जो इस समय भारत सरकार उसको प्रमुख रूप से तवज्जो दे रही है, और वहां पे आवेदन करके वह अपने ओर से वकील नियुक्त करने का निवेदन कर सकता है, और न्यायालय उसके आवेदन पत्र पर विधिक सहायता की तरफ से उसको एडवोकेट उसके पक्ष में काम करने की नियुक्त कर सकता है। अच्छा, आपने बहुत समय पहले जैसे कई बार बताया कि एक उपभोक्ताओं को लेकर आपने कोई जन जागरूकता अभियान चलाया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये जब मैं आज से 15-20 साल पहले की बात है जी, संघ में काम करता था जी हाँ, तो संघ के ओर से मुझे ग्राहक पंचायत एक अखिल भारतीय संगठन है जो उपभोक्ताओं के बीच में ग्राहक एवं राजा, ग्राहक बाजार का राजा है, ऐसा उद्देश्य लेकर के काम करता है, और उपभोक्ता जो ग्राहक है उसकी सुरक्षा बाजार में हो सके, उसको उचित रेट मिल सके, इसके लिए ग्राहक पंचायत काम करती है। उसका ढंग कई तरह के काम हो सकते हैं। मैं उस ग्राहक पंचायत में इस रीवा जिले का जिला संगठन मंत्री था और उसमें काम कर रहा था। उसमें बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत से काम हमने किए थे, लेकिन एक विशेष रूप से आज भी प्रासंगिक है, इस कारण बताना मैं उचित समझता हूँ आपको। उस समय मैंने एक आंदोलन शुरू किया था रीवा में, और उसकी छोटी छोटी बैठकें हुई, जगह जगह उसका एक समाचार पत्रों ने भी जगह दी और चैनल ने भी, सिटी चैनल ने भी जगह दी थी, और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय था। मैंने कहा कि जितने भी पैकेट बंद सामग्रियां हैं, जितने भी पैकेट बंद सामग्रियां, वो जो मूल्य लिखती हैं, विक्रय मूल्य, उसमें वो लागत मूल्य, उसके अलावा जितने भी अन्य खर्च हैं, चाहे वह विज्ञापन का खर्च हो, चाहे पैकिंग का खर्च हो, चाहे उसके वितरण का खर्च हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का खर्च हो, वो सब जोड़ करके अंतिम खर्च लिख देती है। तो और उनका जब कोई बात आती है कि इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, तो इस आधार पे बचाव करती हैं कि हमारे इतने खर्च हुए और इस कारण से हम इससे इस तरह। तो मेरा एक कहना था कि ये जो पैकेट बंद जितनी भी सामग्री है, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, उसमें एक किनारे यह भी लिखा जाए कि इस सामग्री का उत्पादन मूल्य कितना है, पैकिंग खर्च कितना है, ट्रांसपोर्ट का खर्च कितना है, विज्ञापन खर्च कितना है, अन्य लाभ कितने हो रहे हैं, कंपनी को लाभ कितना हो रहा है, ऐसा लिख करके अंतिम खर्च बताया जाए। और तब बताया जाए कि क्या 5 रुपए की चीज यहाँ आते आते 75 रुपए की वास्तविक रूप से हो रही है, कि इसमें 50 रुपए जो है कुल मिला के खर्च 25 रुपए हो रहा है, और 50 रुपए
केवल इस कारण से लिया जा रहा है कि वह पैकेट बंद चीज किसी बड़ी कंपनी द्वारा बना करके हमारे पास भेजी गई है। आपने रेडियो का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था बाढ़ के समय, जब आप, लेकिन जिम्मेदारी वाला। वास्तव से उस दिन तो आंखों से आंसू भी आ रहे थे जी। और ये भी था कि इतिहास तो घटित हो ही रहा था। जी। और आज उसको याद करके जो आपने कहा मजेदार, वाकई मन खुश हो जाता है कि हमने ऐसा भी हमारे साथ हुआ, तो वो तो आनंदित, आज आनंद का विषय है। उस दिन की बात अलग। हाँ, उस समय तो ये 1997 की घटना है। मैं आकाशवाणी में युवावाणी में कंपेयर था जी। जब 3 सितंबर को यहाँ बाढ़ आई थी और लगभग रीवा के प्रवेश करने के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वह जलमग्न थे। ऐसे समय पे हम एक समाज के ऐसे लोग जो नदी के किनारे बसते हैं, ऐसे झुग्गी झोपड़ में रहने वाले लोगों का एक बड़ा जमावड़ा हमारे सरस्वती स्कूल ये जेल मार्ग में वहाँ भी था और अन्य सरस्वती स्कूल में भी था और अन्य स्थानों में भी थे जो इसके व्यवस्था न देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं उसमें लोग जो उपस्थित थे उनके भोजन की व्यवस्था में ऐसे मोहल्ले से जहाँ बाढ़ नहीं थी वहाँ के घर घर से रोटी इकट्ठा करके, पैकेट इकट्ठा करके, एक पैकेट में 10 रोटी ऐसा मांग करके लेके वहाँ जाता था। और मैं आपको बता दूँ 10,000 रोटी ऐसी 10,000 पैकेट हमने इकट्ठा किया उस समय। इसी बीच में क्या हुआ कि रात दिन ऐसा काम करना पड़ता था और संघ के दृष्टिकोण से हाफ पैंट पहन के इस काम कर रहे थे जिससे समाज का विश्वास बना रहे। उसी समय एक दिन 2-4 दिन बाद की बात है, शायद उस समय बाढ़ का प्रकोप था। आपको ध्यान में होगा कि यह र्यूमर फैला कि गोविंदगढ़ का तालाब टूट गया है और उसके कारण से बड़ी तेजी से पानी रीवा में प्रवेश कर रहा है। ध्यान में आया कि बैंक के कर्मचारी, पूरा कोर्ट, ऐसे बड़े बड़े संस्थान सब प्रकार से छिन्न भिन्न होकर के लोग उठ के भाग गए अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह। कई रिक्शे, कई ऑटो में लोग लेके भाग रहे थे। हम हाफ पैंट में उस समय इसी र्यूमर के बीच में मेरे घर से भी फोन आया, तो मैंने कहा कि आप अपनी व्यवस्था को देखो, मैं एक स्थान पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी जानकारी मिली, पानी है, तो वहाँ जा रहा था। इसे 5 बजने लगे तो मुझे आना पड़ा रेडियो। अब मैं हाफ पैंट पहने था, ये नियम के विरुद्ध था, लेकिन इसको मजबूरी कहें या कि सब कुछ एक ही उद्देश्य था सबका कि समाज के बचाव का। तो मैं उसी रूप में जाके आकाशवाणी में अपनी ड्यूटी करने के लिए निवेदन किया और ऐसा संयोग हुआ कि वाणी कार्यक्रम शुरू होने के पहले इस र्यूमर के विरुद्ध, र्यूमर को रोकने के लिए, इस जागरूकता के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को बताने के लिए इस रीवा जिले के कलेक्टर और रीवा जिले के एसपी भी रेडियो के माध्यम से अपनी बात समाज को विश्वास दिलाने के लिए पहुंचाना चाह रहे थे। तो उसी कार्यक्रम में, युवाणी कार्यक्रम में ही उन दोनों का आगमन हुआ। वो दोनों स्टूडियो में आए और मुझे हाफ पैंट पहने हुए ड्यूटी करते देखा। आश्चर्य उनको भी लगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी बात कही और जब वो चले गए तो मैं अपनी जिम्मेदारी मान करके समाज के बीच में इस बात को भरपूर स्थापित किया कि यह र्यूमर है घटना, किसी प्रकार का बाढ़ नहीं आई हुई है। लेकिन यह जो घटना थी, हाफ पैंट पहन के आकाशवाणी के माइक से बोल लेना, ये शायद मुझे तो आकाशवाणी के इतिहास में तो इस तरह कभी नहीं होगा, ये मेरे साथ जरूर हुई। तो समय और उस समय की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें हुई, आज आनंद पहुंचाती हैं और ये भी साबित करती हैं कि जिम्मेदारी से कभी भागा नहीं, इसको स्थापित करती हैं। लेकिन उस समय तो थोड़ा सा उस समय आवश्यकता थी। अच्छा, हमेशा आप लोगों ने किया है, अभी बहुत बड़ी विपत्ति से हम लोग बाहर उबरने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। कोरोना काल में आपने क्या सहयोग किया? आपके ध्यान में आया होगा, कोरोना काल में जैसे ही कोरोना की ऐसी स्थितियां बनी और मुझे लगता है 23 मार्च के लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 22 को ऐच्छिक था, 23 से चालू हुआ। और इस कारण से आपको ध्यान में होगा कि एक समाज में लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पर्याप्त समय के लिए भोजन रखे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी अपने समाज में हैं जो रोज लगभग कमाते हैं और खाते हैं। रोज खाते हैं। 2 चीज़ें बता दूंगा।
काम कितना किया कितना नहीं किया ये सब आप जानते हैं कि समाचार पत्रों में बराबर इस बात जी हाँ, का जी हाँ। आता रहा कि समाज के बीच में मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन दो घटनाएं हैं। एक तो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के ऐसे 15 घर में बराबर उनको भोजन जो है व्यवस्था करता रहा है कि उनकी व्यवस्था होती रही। एक बड़ी बात थी कि यहाँ के तहसील कार्यालय में एक केंद्र बना हुआ था जहाँ पे फोन करने से लोगों को भोजन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था होती जी हाँ। थी। एक यहाँ रामपुर नाइकिंग का परिवार था, उसने फोन किया होगा वहाँ। तहसीलदार साहब चूंकि मुझे जानते थे और उनको मैंने विश्वास भी दिलाया था कि आप जहाँ कहेंगे वहाँ, उन्होंने एक केंद्र हमको बताए थे, हम वहाँ व्यवस्था बराबर करते रहे जब तक उन्होंने बताया कि अब ठीक हो गया जी। तो उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री शिकायत, उससे शिकायत ही कहें, उसमें एक डाला कि उसके पास अनाज वगैरह नहीं है, तो उसके लिए भोजन व्यवस्था करनी थी। तहसीलदार साहब ने फ़ोन किया, हमने कहा ठीक है। उसको मैंने अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हमने बना रखी थी समाज के सहयोग से ही, उससे उसको कुछ अनाज दिया। फिर उसको मैंने देखा नहीं था, वो भी मुझे नहीं देखा था, ठीक। मेरे बारे में कुछ जानता नहीं, उसको तो तहसीलदार और मुख्यमंत्री से मतलब तो जब उसके सहयोग उसको किया गया तो वो मुझको वो है कलेक्टर ऑफिस का बड़ा अधिकारी ही मानता था। फिर वो अब 2-4 दिन में खत्म हो गया, उसके 5-6 लोग थे। फिर फोन किया, फिर उसके पास पहुंचा दिया गया कुछ अनाज, 5-10 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, ऐसा कर पहुंचा दिया गया। फिर खत्म हो गया। फिर एक स्थान पे हमारे सहयोगी थे, साथी थे, उनके घर में कुछ सामग्री यहाँ की व्यवस्था के तहत रखी हुई थी और उनसे हमारा संबंध था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहां से उठवाया जाएगा। तो उसने फोन किया, लॉकडाउन था, उसको बुला नहीं सकता था अपने पास में, तो लॉकडाउन के कारण से उसको मैंने फ़ोन नंबर दिया कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पे तुमको सामग्री मिल जाएगी। जब वहाँ पहुँचा तो जिनके पास गया था उनसे कहता है कि वो हमको वो अधिकारी भेजे हैं। अब उन्होंने कहा कौन अधिकारी, काहे के लिए भेजे हैं? कहीं कि वो अधिकारी भेजे हैं, आप हमको कुछ अनाज दे दीजिए, मैं ऐसा है। तो आप समझे ना पाए, वो नाम तो जानते थे लेकिन अधिकारी तो मैं हूँ नहीं, ऐसा करके कोर्ट का अधिकारी हूँ, अलग विषय है। बड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि तुम वो नंबर बताओ जिन्होंने हमारे पास फोन करके कहा है कि नंबर। उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरा नंबर था वो। अच्छा, उन्होंने भेजा? उनका नहीं, वो नाम मैं नहीं जानता, वो अधिकारी हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारी व्यवस्था। तो वो हमारे साथ ही बहुत खुश हुए कि यह वास्तविक रूप से इसको जरूरत व्यक्ति को। एक हरियाणा का व्यक्ति था जो आपके गुड़ रोड पे एक पार्ट्स, ये गाड़ी उड़ी के पार्ट्स करते, स्पेयर पार्ट्स उसको अपन कह सकते हैं, और कुछ बोरिंग वोरिंग के काम भी देख रहे थे। वो क्या हुआ कि अब मैं जा रहा था उस समय, जब लॉकडाउन लगा तो आलू भी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, ध्यान में आया, बड़ी मुश्किल से। तो मैं जा रहा था उधर, क्या हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे, उनको जो है एक गाड़ी थी मेरे साथ में, हमारे साथी भी थे, उनको कुछ लोगों को लेकर के यथास्थान पहुंचाने का काम भी शुरू किया। तो उस समय उधर से गुजरा तो एक सब्जी वाला आलू कुछ रखे हुए थे, उससे आलू खरीदने लगा। तो वहाँ पे मैंने कहा कि देखो भाई, यहाँ पे आस पास कोई ऐसे तो नहीं है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा हो, जरूरत हो किसी प्रकार की। तो उन्होंने वहीं पे एक जन खड़ा था, वो कहा कि मेरे बड़ा भाई साहब आटा नहीं है और मेरी गैस भी खत्म हो गई है, ये छोटा वाला सिलेंडर रहता है, मैं हरियाणा का हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा करके। तो मैं क्या करूँ, अब दूसरे दिन ऐसा लॉकडाउन था कि कहीं कोई खुल नहीं सकता था। तो समाज में काम करने के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, व्यापारी वर्ग भी हैं, जो पहचान होने के कारण से किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। तो वो व्यापारी हमें सहयोग तो कर रहे थे कि गैस निकाल करके सिलेंडर हमको दे रहे थे, लेकिन प्रशासन का ऐसा नियम था कि कोई खोलेगा नहीं, और उसकी दुकान के सामने ही बैरिकेड्स लगाए हुए थे, पुलिस वाले बैठे थे। फिर मैंने सीधे तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, उन्होंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब से अनुमति मिली, तब फिर वो व्यापारी खोले और फिर वो गैस सिलेंडर ले जाके उसको दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन रोमांच ऐसा
कि लॉकडाउन है, कोई आपको कुछ कह न दे। अरे उस समय तो पुलिस को पूरी छूट थी और अगर आप ऐसा एकदम से अननोन आदमी हैं तो डंडे भी पड़ते कुछ भी पड़ जाते थे। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, एक बहुत ही जो जिसके बारे में लोग मानते हैं कि संघ का जो स्वरूप है वह कुछ विशेष वर्ग के विरुद्ध में है। हाँ, ऐसा रूमर है। ऐसा रूमर है। मेरे पास एक फोन आया, बड़ी दरगाह है यहाँ, वहाँ बिहार के 12 मुस्लिम परिवार रुके हुए थे जी। मेरे पास फोन आया एक मित्र का कि इनके भोजन की, अच्छा तहसीलदार साहब के यहाँ से फोन आया कि इनके भोजन व्यवस्था हो सकती है। तो हमने कहा हो सकती है। मैंने यहाँ एक मुस्लिम परिवार संपर्क किया, तुम भोजन की व्यवस्था करवा। तो वो भोजन व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं गीला भोजन नहीं करूँगा, मैं बनाऊंगा अब उनके लिए। फिर मेरे 2 साथी हैं, उनसे मैंने, मुस्लिम साथी हैं, उनसे कहा कि यार ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आप उनका सहयोग कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी धन्य की बात है। फिर उनसे भी कुछ बात करके और ऐसी व्यवस्था करके मैंने एक दुकान निश्चित कर दी और उनको बता दिया कि तुमको जब भी आवश्यकता है चले जाओ, तो तुम उस दुकान से जाना और जितना सामग्री लेना हो, डंडे लेना, उसको दिखा देना। फिर वह 1 माह तक, 2 माह तक वहाँ से वह सामग्री उठाते रहे। वो मैं आज भी उनको नहीं जानता हूँ। एक व्यक्ति को जानता हूँ उस टोले का, जो उनके मध्यस्थ, जिसका फोन मेरे पास आया था, उसको मैंने बुलाया जानने के लिए कि उसने फोन सही किया नहीं किया। तो ऐसा करके वह 12 परिवार 1.5 से 2 माह तक ऐसे सहयोग प्राप्त करके वो, और उसको जब उससे जो साथी ने उनको दिलाया था उससे बात हुई तो उसने हाथ जोड़ के ये कहा कि भाई साहब, आपको देख के, आपके कार्य को देख के मुझे लगा कि आप कोई हमारे विरोधी नहीं है। चलिए, इसी सकारात्मक संदेश के साथ कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं संघ के प्रति या ऐसे लोगों के प्रति, समाज के लोगों के द्वारा, तो वो गलत है और उसको आपने क्लियर किया। और क्योंकि हमारे पास समय सीमित रहता है, हम आपसे और बातें करना चाहते थे, लेकिन सीमित समय के कारण अंत में चलते चलते मैं चाहूँगा कि इस समय जो युवा हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, उनको आप अपनी ओर से क्या कहेंगे? शैलेंद्र भाई, आज के युवा हों या कभी के युवा हों, उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि इस देश का भविष्य उनके कंधों में है। नशा से वे अपने अंदर की शक्ति जो है समाप्त कर लेते हैं। अशिक्षा से उनका बौद्धिक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनको कभी भी कोई भी किसी भी ऐसे काम में जो समाज के लिए शोभनीय नहीं है उसमें लगा देते हैं। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, खूब पढ़ें, खूब अपने तन मन धन तीनों को बलिष्ठ करने के लिए कोशिश करें। तन ऐसा बनना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं ना, बजरंगबली जैसा, ऐसा मजबूत दृढ़। मन ऐसा आत्मविश्वास से भरा हो कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। धन ऐसा हो कि समाज का कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजरे तो वह भूखा यदि है तो भूखा न रह सके, उसकी सामान्य आवश्यकताएं पूर्ति करने की हमारी सक्षमता बन सके। बिल्कुल। और हर कार्य करते समय एक ही बात ध्यान रखें कि मेरे हर कार्य इस राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारा अस्तित्व शून्य है। जैसा कि हम सब ने महसूस किया है गुलामी के दौरान, हमारे पूर्वजों ने महसूस किया है। तो राष्ट्र के वैभव संपन्न बनाने के दृष्टिकोण से हम जो भी काम करेंगे उसमें राष्ट्र की उन्नति स्पष्ट रूप से उसकी तस्वीर हम देख सकें, ऐसा भाव लेकर के जीवन को जीने के। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका पंचायत कार्यक्रम की ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र भाई, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं कि सभी समाज के लोग एक राष्ट्र के लिए अग्रसर हों और सदा ऐसे अपने बीच के लोगों को सहयोग और प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका प्यार हमें बराबर मिल रहा है पंचायत कार्यक्रम के माध्यम से। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे नंबर 94 25 48 77 65 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।